अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मलिक अल्ताफ़ जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का फ़ैसला, उसके बाद फिर काफ़ी जो पूरी कौम है वो परेशान है कि जिस इशू को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उठाया था उसका तो अदालती फ़ैसले में ज़िक्र ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि कानूनी माहिरीन से क्यों ना इस सिलसिले में मदद ली जाए। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात ज़ाहिर गई, मीडिया पर भी हाईलाइट हुई, पूरी दुनिया ने देखा कि वो ख़त जिसका इंतज़ार है कि शायद वो किस तरीके से वो पब्लिक हो जाए, वो उसको बेस बनाकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और असम्बली जो है वो करारदाद आदम एतमाद की जो तहरीक थी वो मुस्तरद हुई। उसके बाद फिर मामला असम्बली की तहलील तक पहुंच गया। तो उस खत का तज़किरा क्यों नहीं है? वजह क्या है उस फैसले की को, और ख़ासतौर पर उस फैसले को देखते किस नज़र से आप? शायद साहब, कल जो कुछ हुआ बहुत ही एक शॉकिंग सी बात है। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए जो है वो पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लिया है। आज मेरी नज़र में पार्लियामेंट का प्रैक्टिकली कोई वजूद नहीं है। अदलिया आपका दिन तय करती है, आपकी तारीख़ तय करती है, आपका एजेंडा तय करती है। आर्टिकल 69 मेरा नहीं ख्याल कि भी अब वो जो है वो मौजूद है। देखिए, गवर्नमेंट का उस वक्त पे मेन स्टांस ये था कि ख़त है, एक ख़त आया है। एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो ख़त झूठा है, मगर फिर भी एक वो चीज़ जो हमारा पीछा करती रहेगी, जिसका हमें सबको जवाब चाहिए होगा कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई है, या पाकिस्तान ने ऐसा दुनिया में क्या अचीव कर लिया है कि आप अमरीकी सिफारतकार को बुला के डिमार्च देते हैं। अच्छा, डिमार्च जो है वो अगर आप बग़ैर किसी रीज़न के देते हैं तो उसके बड़े संगीन नताइज हैं जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक। उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद आपका सफ़ीर जो है वो अमेरिकी गवर्नमेंट से एहतजाज भी करता है। अब अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं तो ये बात तो ज़हन को परेशान करती है ना कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका से ही एहतजाज किया। दुनिया में और भी सैकड़ों ममालिक के सिफारत खाने पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हमने उनसे एहतजाज नहीं किया, सिर्फ अमेरिका से एहतजाज किया। तो अब ये था गवर्नमेंट का मेन केस, जिस केस को नहीं देखा गया। सर, 69 के ऊपर तो दबाव अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी नहीं दिया। वो उनके हिसाब से तो पार्लियामेंट, हालांकि पहले ये बात है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ होता है उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। तो फिर अब अदालत कैसे मुदाखलत करके चली गई और किस तरह ये हुआ है? काजी फ़ायद ईसा साहब के केस में जो पहला जजमेंट आया था, जो कि उमर अता बिंदयाल साहब ने ख़ुद लिखा है, उसमें उन्होंने गालबन पैरा 29 में 10 मेंबर बेंच ने एक चीज़ ये होल्ड की कि कोई भी बंदा आपके दायरा समात पे एतराज़ उठाता है या नहीं उठाता, ये अदालत की अपनी ड्यूटी है कि वो सबसे पहले अपने दायरा समात को जो है उसको मुतय्यन करेगी, उसका तयन करेगी। तो वो जजमेंट 5 रुकनी बेंच पे भी बाइंडिंग है। तो लिहाजा इवन खालिद जावेद साहब ने उन्होंने एतराज़ नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ने 10 मेंबर बेंच के फ़ैसले की मौजूदगी में उस रूलिंग के तहत भी उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन का ख़ुद अंदाज़ा लगाना था। 69 को उन्होंने पहले डिस्कस करना था कि 69 का जो ब्रिज है वो हम किस तरीके से क्रॉस करेंगे। ये जो हर्डल आई हुई है, जो ये इतना सख्त प्रोविज़न आया हुआ है, ये किस लिए आया हुआ है, इसकी वजह क्या है, उस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की गई। तो बुनियादी सवाल जो है वो बुनियादी सवाल अभी तक सवाल है, उस पर किसी किस्म की कोई बहस नहीं हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। अब यानी कि आज के बाद या जो भी कल तक का दिन है उसमें जो फैसले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करते हैं, तो क्या वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएंगे, या वज़ीर-ए-आज़म के पास अभी भी कोई ऑप्शन है, कोई नया फार्मूला या नया अपना आइनी और कानूनी जो एक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से वो इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हम सरप्राइज़ वाली या ये लोग जो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन कानूनी कोई ऐसा कोई चारा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपना कोई कानूनी जो है वो हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, अब इसमें 2 राय हैं। एक तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई हुक्म नहीं है, जो अहकामात हैं वो स्पीकर के लिए हैं। उसमें जो है वो एजेंडा भी तय कर दिया गया है कि भाई स्पीकर ने ये काम करने हैं। बट सदियों पुराना एक प्रिंसिपल जो चला आ रहा है कि देयर इज़ नो स्टॉपल अगेंस्ट द लॉ। आप जो है वो किसी के कानूनी हकूक़ जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो प्राइम मिनिस्टर तो इस वक्त पे आज़ाद है, वो जो चाहे करें। देखना ये है कि स्पीकर इस फ़ैसले से किस हद तक गुंजाइश ले सकते हैं। अभी तक की जो मकबूल रीडिंग है वो यही है कि 2 चीज़ें हैं
कि जी आपने वोटिंग करवानी है और उसके बाद आपने देखना है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती। सुबह को 10:30 बजे आपने इजलास तलब करना, और ये स्पीकर के लिए है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से इस ऑर्डर में कुछ भी नहीं कहा गया। सर, सुप्रीम कोर्ट के पास लोग सवाल कर रहे हैं कल से, हमसे ही पूछ रहे हैं, ज़ाहिर है आपसे बहसीत वकील भी बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक पहले केस गया मुनर्रिफ अरकान के हवाले से, सदारती रेफरेंस गया, उस पर अब तक फैसला नहीं आया, और उसके बाद फिर इसका फैसला 5 दिन में कर दिया गया, छुट्टी के दिन खुद नोटिस लिया गया। तो अगर वो वाला फैसला आ जाता तो क्या आज ये सूरत हाल होती जो बनी हुई है? शायद भाई सूरत हाल पे तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, सूरत हाल तो शायद यही होती। अब जहाँ तक है देखिए, इतवार वाले दिन जो है अदालत को खोलने का ताल्लुक़, मेरी अपनी नाक़िस राय में जो है वो अदालत ने इसलिए खोली थी कि जी जो एक परसेप्शन दिया भी गया कि भी हम लोग डर रहे थे कि कोई बालाए कानून जो है, बालाए आइन जो है वो कोई काम ना हो जाए, तो इसलिए वो 2012 का सिंध हाई कोर्ट बार वाला जो फ़ैसला है उसके तहत कुछ इंजंक्टिव ऑर्डर्स जो है वो भी पास किए गए। अच्छा, उसके बाद जो 63A है, इस फ़ैसले में भी थोड़ा सा उसको सेव करने की कोशिश की गई है, मगर अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो 63A पे चूँकि बहुत ज़्यादा वो शोरगुल जो है वो हो रहा था, तो उसको क्रॉस करने के लिए क्या किया गया कि इत्तेहादियों को साथ मिलाया गया। तो अब जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं उनको मिला के तादाद होती है 197, 20 के करीब जो है वो अरकान हैं। तो अगर उनको माइनस करते तो ये 177 है। सिंपल मेजॉरिटी के लिए आपको 172 चाहिए होते हैं। तो इस पे जो है वो अगर फ़ैसला आ जाता तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बता देते कि भी उसकी कुछ सज़ाएँ जो हैं वो डिटरमिन कर देते। अभी भी उन्होंने कुछ ज़्यादा क्लियर लफ्ज़ों में नहीं, मगर आखिर में जब फ़ैसला कंक्लूड करने जा रहे हैं, शॉर्ट ऑर्डर कंक्लूड करने जा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि भी जी 63A पे ये वाला फ़ैसला जो है वो असरअंदाज नहीं होगा। तो गालिब इम्कान यही है कि कल को जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं वो शायद वोटिंग के लिए ना आएँ, सिर्फ जो है वो इत्तेहादी आएंगे और इत्तेहादियों को मिला नंबर जैसे ज़ाहिर है पूरे हो जाएंगे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन MQM का ये कहना है कि हमें 19 अरकान जो दिखाए गए जो कि मुनहरिफ हो चुके थे, इसलिए फिर MQM या बाप पार्टी या दीगर लोगों ने तो बाद में आखिर में जाके फैसला किया, जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया, PTI अपने अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो उनको भी हिम्मत पैदा हुई कि जब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही तो अगर हम भी इत्तेहाद छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इत्तेहादी होने की हैसियत से ना वो आज़ाद है, उन पे 63A का कोई इतलाक़ नहीं है। नहीं, वो तो नहीं होगा, लेकिन एक उनके अंदर अगर अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, यानी कि जो मुनहरिफ अरकान थे, तो ये इनको छोड़ने की नौबत भी तो ना आती ना सर। उज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह। आप किसी के गुनाह को या किसी के गलत काम को अपने गलत काम करने के लिए आप जो है वो उज़र तराश नहीं कर सकते। मैं तो यही कह सकता हूँ कि क्योंकि आज़ादी मेरी नज़र वो इत्तेहादी जो है वो मेरी नज़र में आज़ाद है, वो किसी के साथ किसी भी वक्त पे जो है वो बैठ सकते हैं। मगर ये कहना कि अभी चूँकि PTI के लोग जो है वो ख़ुद PTI को छोड़ के जा रहे थे तो इस वजह से हम लोग उसको छोड़ गए, तो ये इस बात में कोई दम नहीं है। इस बात में दम इसलिए नहीं है कि भाई आप PTI के अरकान की वजह से उनके साथ नहीं बैठे थे, आप उनके एक मंशूर की वजह से उनके साथ बैठे थे, तो लिहाजा ये कहना जो है वो बिल्कुल फजूल है कि जी वज़ीर आज़म के पास अब ऑप्शन है क्या, हो क्या सकता है? क्या इसी तरह जिस तरह अमेरिका चाहता था हुकूमत गिर जाएगी, इसी तरह जिस तरह अपोजिशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत जिस तरह बनाना चाहती है वो बना लेगी? ऑप्शन है क्या, हो क्या सकता है? अवाम बहुत सारे सवाल हैं जो पूछना चाहती है, जानना चाहती है। देखें, एक सियासी खला तो पैदा हो जाएगा अगर वो इस्तीफ़े देते हैं ना, पंजाब से, कौमी असम्बली से और आपकी KPK असम्बली से, बहरान तो आपका एक पैदा हो जाएगा। अब ये इन तीनों को मिला के जो है वो आपके तकरीबन कोई 400 के लगभग हल्के जो है वो खाली हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बहरान तो पैदा हो जाएगा। मगर हो सकता है कि भी जी वो चूँकि इस वक्त पे जो है वो अपना रिजीम चेंज चल रहा है पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि जो PTI के 20 मुनहरिफ अरकान हैं वो अपोजिशन में बैठ जाएँ और 177 बंदों के साथ जो है वो ये लोग हुकूमत में बिठा लें और वो जो है वो उसके तरफ ज़मीनी इंतखाबात की तरफ चले जाएं। मगर इतने बड़े पैमाने पे दो मुकम्मल सूबों में विफाक में ये, क्योंकि PTI के मेंबर्स जो हैं वो हैं तो हर जगह से, सिंध में से भी हैं, पंजाब में से भी हैं, KPK में से भी हैं, आपके इधर से बलूचिस्तान में से भी हैं, तो पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा ज़मीनी इलेक्शन करवाना वो पॉसिबल। आखिरी सवाल है, वैसे आपको वकील साहब भी बुला रहे हैं, आखिरी सवाल ये है कि अगर
अगर ये मामला हो जाता है कि सारे वज़ीर-ए-आज़म गिर जाती है, हुकूमत गिर जाती है, दूसरी हुकूमत आ जाती है, क्या कभी आपने बहैसियत वकील सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में भी करते हैं, कभी किसी इतने करप्ट तरीन जिसके ऊपर इल्ज़ामात हों, कभी किसी अदालत ने पूछा कि तेरी रज़ा क्या है, क्या चाहता है, तेरे लिए किस तरह रास्ता आसान करें? कभी आपने देखा? मेरी याददाश्त में 13-14 साल हो गया अदालतों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी अगर कोई हिम्मत भी करता है तो उसकी बोलती बंद कर दी जाती है जजेस साहबान की तरफ से, तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? नहीं, प्रैक्टिस तो ऐसे है कि कभी कोर्ट जो है ना, वो कोर्ट के अंदर कोई भी बंदा मौजूद होता है केस से मुतालिक, कोर्ट उससे बातचीत कर सकते हैं, इस पे तो कोई इतराज़ नहीं है। जिस पर संगीन इल्ज़ामात हों, कई इल्ज़ामात हों, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने भाई को उसकी ज़मानत दे के जाने दिया, वो और इसी सुप्रीम कोर्ट ने आपको नाअहल करार दिया हो, आपके ख़ानदान से हुकूमत छीनी हो, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे आपको इतना बड़ा इख्तियार दे सकती है? शायद भाई ये ज़्यादा जो है ना वो सियासी इसका पहलू है, कानूनी पहलू नहीं है। कानूनी पहलू ये है कि भी किसी भी बंदे को जो कोर्ट में मौजूद है, आर्टिकल 10A के तहत उसका जो राइट ऑफ हियरिंग है वो प्रोटेक्टेड है। वकील होने के बावजूद? जी, वकील होने के बावजूद, क्योंकि वो असल में केस का मालिक तो वो बंदा है ना, केस का मालिक वो है, वो खुद है। वो किसी भी लम्हे पे वकील को भी कह सकता है कि भाई आप साइड पे हो जाए, मैं अपना केस खुद चलाऊँगा। तो इसमें कोई बड़ी बेशुमार रिमार्क्स के दौरान ऐसी बातें भी आई अदालत में जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम सियासी बातें नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी सियासी बातें भी हुई। लेकिन अदालत ने ये भी कहा कि हम बहैसियत पाकिस्तानी भी ये मामला देखना चाहते हैं। तो बहैसियत पाकिस्तानी भी उस नज़र से देखेंगे जिस नज़र से आम आदमी देखता है, उस नज़र से नहीं देख सकते थे कि इनके ऊपर कितने इल्ज़ामात हैं, उस नज़र से नहीं देखेंगे कि इन्होंने 30-40 साल पहले मुल्क के साथ क्या किया, उस नज़र से नहीं देखेंगे क्या आइंदा इनके अंदर एबिलिटी है कि मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। असल में देखिए, जो पहले पॉपुलर ओपिनियन आ रहा था ना कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन ही वाहिद चीज़ है जिसमें अवाम ने देखना होता है कि किस बंदे ने किस वक्त पे क्या किया, क्या नहीं किया, उसके पे कितने इल्ज़ामात हैं, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें जो हैं वो उसने देखनी होती है। बहैसियत पाकिस्तानी भी अगर इवन जज साहब भी देख रहे हैं तो वो आइन से बाला होकर नहीं देख सकते। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने गर्मी में मुझे अपना कीमती वक्त दिया। बहरहाल जजेस के कंडक्ट के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन सूरत हाल जिस तरह की पैदा हो चुकी हो उसमें लोग जो है बेशुमार सवालात उठा रहे हैं। बुनियादी तौर पर वही वाली बात कि जो इलेक्शन कमीशन का ख़ास तौर पर किरदार रहा है वो इंतहाई मशकूक और काफ़ी जो हैरान कुन रहा है, और जजेस ने शायद खुद अपनी मर्ज़ी से इस तरह का फ़ैसला ना दिया हो, लेकिन ये तासुर अब मिल रहा है, बल्कि मिलता रहेगा कि जजेस ने किसी की मर्ज़ी से ये फ़ैसला किया है, शायद वो ना चाहते हों। बहरहाल इस सिलसिले में मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।